ट्रेडिंग सेशन के ठीक विपरीत है आज संकेत और एक विपरीत ट्रेडिंग सेशन मजबूती भरा देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में दिखी है जबरदस्त रिकवरी और डाउ फ्यूचर से उछाल के साथ करता हुआ कारोबार 10,000 के करीब है एसजीएक्स निफ्टी। तो गैप से खुलने के बाद क्या मजबूती और बढ़ाएंगे, 10,000 के पार निकलेंगे, टिकेंगे और क्या 10,200 की तरफ बढ़ेंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली लेंगे? इस सवाल का जवाब शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से चर्चा करेंगे कि जो फेड का फैसला आया है उसका बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस तरह से आज का ट्रेड होगा, और कुछ अहम स्तर जिस पर बाजार इस समय है क्या यहां से घूमेगा या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर, आज के सबसे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, पहले वो बता दीजिए। दीप, अमेरिकी बाजारों की शानदार रिकवरी ही सबसे बड़ा ट्रिगर है और ये ट्रिगर आया है फेड के उस फैसले के बाद जहां पर उन्होंने कहा न सिर्फ ईटीएफ बल्कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के वो खरीदेंगे। उसके बाद अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाकर 150 अंक मजबूत बंद हुए हैं और उसकी जो ये रिकवरी जो दिखी है वो लगभग 900 पॉइंट की दिखी है। निचले स्तरों से 1000 पॉइंट का एक बड़ा गैप मिला है अमेरिकी बाजारों में कल के सेशन में और डाउ फ्यूचर्स अब भी तेजी दिखाते हुए 300 अंकों से ज़्यादा की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है और यहीं से जोश आता हुआ दिख रहा है न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे एशियाई बाजारों में, दुनिया भर में। हांगकांग भी 600 अंक मजबूत है, एसजीएक्स 200 अंक मजबूत है, 10,000 के बेहद करीब ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। टाटा मोटर्स यहाँ पर नतीजे निराश करने वाले हैं। आशंका भी थी कि कंपनी खराब रिजल्ट पेश करेगी, देखना होगा कि आज स्टॉक में क्या एक्शन रहता है। कोरोना को लेकर चिंताएं बरकरार है, चीन से भी अब कुछ खराब संकेत आते हुए दिख रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है, वहां पर भारत में लगभग 10,000 के करीब आंकड़ा पहुंचता दिख रहा है मरने वालों का। हाँ, रिकवरी केस बहुत अच्छे हुए हैं, ये एक अच्छी खबर है और दुनिया भर में अभी भी कोरोना का वही डर बरकरार है, वहां पर किसी तरह की राहत के फिलहाल कोई संकेत नहीं दी। बिल्कुल अनिल जी, तो मिले जुले क्यूज हैं, पर जो ये फेड का ऐतिहासिक निर्णय है अनिल जी, इस पर ही चर्चा करते हैं। फेड ने वैसे कुछ संकेत दिए थे कुछ हफ्ते पहले कि वो अपने जो बॉन्ड बाइंग प्लान है या एसेट परचेज प्लान है उसको एक्सपैंड करेंगे और अब पहली बार इतिहास में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदने जा रहा है अमेरिकी फेड। और जैसे ये निर्णय आया सर, कल अमेरिकी बाजारों में एक शानदार रैली आई, डाउ में 1000 अंक का इंट्राडे स्विंग देखा, निचले स्तरों से 900 अंकों की रिकवरी थी। आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी भी 200 अंक ऊपर है। तो जिस मूड से कल बाजार बंद हुए थे और अमेरिकी बाजारों की शुरुआत हुई थी, वो पूरा का पूरा मूड सर टर्न हो गया है। कैसे देखना चाहिए इस फेड के डिसीजन को जब वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अब खरीदने की तैयारी में है, और इसका मार्केट पर आप क्या असर देख रहे हैं? दीप, ये ठीक उसी तरह से जब आप कभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाने जाते हैं पेट्रोल पंप पर और वो आपको बंदा पूछता है कि आपको कौन सा सादा पेट्रोल डलवाना है या फिर पावर वाला डलवाना है, यानी कि जिसमें एक्स्ट्रा थोड़ी सी एनर्जी है बूस्ट करने की, जो कि आपकी गाड़ी को स्पीड दे सकता है जोर से। कल फेड ने एग्जैक्टली वैसा ही काम किया है, एक्स्ट्रा बूस्टर दिया है, स्पेशल वाला उन्होंने फ्यूल दिया है, क्योंकि अब तक फेड जो कुछ भी एसेट बाइंग कर रहा था $150 बिलियन के आसपास की हर महीने की, वो बाइंग जो हो रही थी वो ईटीएफ्स में होती थी और ईटीएफ्स का असर आप ग्लोबल मार्केट्स में लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ईटीएफ्स खरीदने का असर आप तेजी के तौर पर देख रहे थे। लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़कर फेड ने यह कहा है कि अमेरिका में जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जहां पर अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड की उनकी रेटिंग है, लिक्विडिटी की समस्या है और वो बॉन्ड सेलेबल नहीं हो रहे, तो फेड उन्हें खरीदेगा। ये फैसला पहली बार हुआ है, अप्रत्याशित हुआ है। इसका मतलब साफ है कि आपके पास और पैसा आएगा सिस्टम में, लिक्विडिटी की कमी और कम होगी और ऐसे में अगर पैसा आता रहेगा, जाहिर सी बात है कि तो पैसा कहीं कहीं तो जाएगा और वो बॉन्ड्स में तो जाने से रहा, क्योंकि 0% के आसपास अगर अमेरिका में ब्याज दरें हैं तो कब तक आप बॉन्ड्स में पैसा बचा लेंगे या बना लेंगे? नहीं के बराबर संभावना है। फेड खरीदता रहेगा। फेड को इसलिए खरीदना है, दो रीज़न है। एक, उन्हें लिक्विडिटी देनी है ताकि अमेरिकी इकोनॉमी कोलैप्स ना हो, और दूसरा 0% ब्याज दरों पर अगर फेड पैसा डाल रहा है तो आगे पीछे तो इकोनॉमी सुधरेगी ना। ये तो वक्त की बात है कि आज सुधरती है या 6 महीने बाद, साल या 2 साल बाद, तो उतना वक्त फेड के पास तो है, शायद कॉर्पोरेट्स के पास ना हो। कोई कॉर्पोरेट्स को या फिर कोई फंड्स को आज बॉन्ड बेचने हो और वो ना बेच पाए तो वो डिफॉल्ट हो जाए, लेकिन फेड के लिए तो ये समस्या वापस बेचने की है नहीं। वो तो जब मार्केट का मूड सुधरेगा तब वापस बेच देंगे और अपनी लिक्विडिटी क्रिएट कर देंगे। उन्हें तो एक ब्रिज ही बनाना है और वो ब्रिज अगर 0% ब्याज दरों के आसपास उनका बन रहा है तो उनके लिए तो फायदे ही फायदे का सौदा है। तो फेड जो लिक्विडिटी लेकर काम कर रहा है वो बाजारों को संभालने का काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए, लिक्विडिटी के साथ साथ क्या आता है? लिक्विडिटी के साथ वो पैसा आता है जो एकदम सस्ता है, और ये
सस्ता पैसा अब बाजारों में आता हुआ दिखेगा। और जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक आंकड़े अभी भी ठीक नहीं है, हम ये सब जानते हैं, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में, लेकिन उसके बावजूद नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पर है, अमेरिकी बाजार अच्छी तेजी में है। तो इसका कारण एक ही कि पैसा, और ये पैसा फेड के इस फैसले के बाद और ज़्यादा बाजारों में आता हुआ दिखेगा और बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है, और वो ये कि जब आप सादा पेट्रोल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड और पिकअप एक लिमिट का होता है, और जब वो आप स्पेशल वाला पेट्रोल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है। और पिकअप बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप रैश ड्राइविंग करें। तो सिंपल यही चीज़ है, ये लिक्विडिटी ऐसी है जो रैश ड्राइविंग दिखा सकती है। रैश ड्राइविंग के अपने अलग मजे हैं, तेजी से गाड़ी चलाने का अपना अलग आनंद है, रोमांच है, लेकिन उसमें एक्सीडेंट होने के खतरे भी उतने ही रहते हैं। तो पॉइंट यही है कि अमेरिकी बाजारों में कुछ और रोमांच आपको दिखेगा दीप, लेकिन अल्टीमेटली लिक्विडिटी जिस दिन अब देखेगी कि हाँ भाई हो चुका है, उस समय फंडामेंटल्स किस तरह से बिहेव करेंगे वो देखने की वाली बात होगी। तो आपको क्या चाहिए? पैसा इस वक्त जो मिल रहा है। आगे क्या चाहिए? इकोनॉमिक डेटा में सुधार, जॉब मार्केट फिर से ठीक हो जाए, इकोनॉमी ट्रैक पर आती हुई दिखे। अगर ऐसा होता है परफेक्ट, इसका मतलब है कि आप जो स्पीड से जा रहे हैं वो एकदम सही है। लेकिन अगर वहां कोई सुधार नहीं होता और सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आती है तो फिर आपके लिए ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करना मुश्किल होगा और फिर बाजार फिर से वॉलेटाइल होते हुए दिखेंगे। तो ये पूरा गेम जो है वो पैसे का है, और अगर पैसे के साथ वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी हेल्थ पर खर्चा किया और दवा खाई है, और अगर आप दवा खाकर ठीक हो जाए तब तो वो पैसा आपने जो खर्च किया वो सही है। लेकिन आप दवा खाकर ठीक तभी तक हों जब तक आप दवा ले रहे हो। जैसे आपने दवा बंद की और आप वापस से बीमार पड़ जाएं तो फिर वो आपकी सस्टेनेबल रिकवरी नहीं है। वही अमेरिकी बाजारों को चाहिए, अमेरिकी इकोनॉमी को चाहिए। पैसे की वजह से जो रिकवरी आ रही है वो ग्रेजुअली इकोनॉमिक डेटा में कन्वर्ट होते हुए दिखे, बेरोजगारी के आंकड़े कम हो, इकोनॉमिक रिकवरी आए। अगर ये दोनों साथ में हो गई तब तो मजे हैं, तब तो तेजी टिकाऊ होगी। नहीं तो फिर आपको वापस कभी किसी दिन अचानक से ऐसी वॉलेटिलिटी दिखेगी जो 2 दिन पहले आपको दिखी कि अमेरिकी बाजार 1800-1900 पॉइंट लुढ़क गए, अचानक से डर लगता है। लेकिन फिलहाल ठीक है, जो कुछ भी है आगे की आगे देखी जाएगी। आज हमारे हाथ में क्या है? आज हमारे हाथ में पैसा, हमारे मतलब अमेरिका वालों के हाथ में पैसा है। हम तो वहीं से संकेत ले रहे हैं, हमारे बाजारों के तो अपने संकेत कुछ है नहीं। पता नहीं हमारा निफ्टी कब आत्मनिर्भर बनेगा, हमारे मार्केट कब आत्मनिर्भर होंगे ये तो नहीं पता। लेकिन फिलहाल अभी तो हम डाउ पर निर्भर हैं, और जब डाउ पर निर्भर हैं तो डाउ में जो पार्टी चल रही है एंजॉय कीजिए। कल अचानक से मंदी से तेजी के मूड में जिस तरह से यू टर्न लिया, अचानक से फेड का ये फैसला अप्रत्याशित था, किसी को अंदाजा नहीं था। अमेरिकी बाजारों में 900 पॉइंट की 1000 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से आ जाएगी, किसी को पता नहीं था। डाउ फ्यूचर्स उसके बावजूद 300 पॉइंट और ऊपर ट्रेड करेंगे, किसी को पता नहीं था। ये होगा, और ये जो हुआ है इसको आपको आज एंजॉय करना है। अब ये अलग बात है कल मूड खराब था, कल जितना मूड खराब था आज उतना ही अच्छा कर लीजिए, सिंपल। जी दीप। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, तो कल जितना मूड खराब था उसको और अच्छा कर लीजिए। और अच्छा करने के लिए एक और संकेत है, एसजीएक्स निफ्टी अब 10,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 213 अंक की तेजी आप वहां पर देख रहे हैं, 2.25% ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी। सर, आज के ट्रेड की बात करें उससे पहले आपने एक बात कही थी, एक तो जो वॉलेटाइल नेचर है मार्केट का, और कल भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे उतार चढ़ाव हो रहा है। काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी समय से इग्नोर्ड थे मिड कैप बास्केट में, ब्रॉडर मार्केट्स में, जो अब फोकस में आ रहे हैं। और एक ट्रेंड जो हम देख रहे हैं सर कि कल वीक बाजार में भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी आती हुई दिखी। प्राइवेट बैंक्स में तो काफी भारी गिरावट थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अच्छी तेजी आती हुई दिखी। कुछ और मिड कैप सेक्टर से जहां पर अच्छी तेजी आती हुई दिखी। तो ये जो थोड़े रिस्की स्टॉक्स माने जाते हैं बाजार के, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो यूजुअली सबसे पहले गिरते हैं और सबसे आखिर में रिकवर होते हैं, वहां पर जो एक्शन देख रहा है उससे क्या संकेत लेने चाहिए? देखिए दीप, इसमें 2 चीज़ें मैं आंसर करना चाहता हूँ। पहला तो जो वॉलेटिलिटी की बात कही, और उसके बाद में स्टॉक्स पर आता हूँ। वॉलेटिलिटी, हम 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार आपको कह रहे थे कि बाजार वॉलेटाइल रहेगा। कल तो स्पेशली वॉलेटिलिटी पर हमने काफ़ी बात की। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम वॉलेटिलिटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें बाजार का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो कुछ आपने देखा 2 दिनों में, 3 दिनों में, वो आपको समझ में आना चाहिए कि वॉलेटिलिटी की अपनी एक क्वालिटी है, और वो हर वक्त नहीं होती, जब होती तभी होती है। और आप देखिए आज हर एक को, इंक्लूडिंग मी, हर एक को अमेरिकी बाजारों की वॉलेटिलिटी ने सरप्राइज किया है।
कल हम पुट लेकर जाने की बात कर रहे थे, हमने रिकमेंड किया भी 3:20 पर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट लेकर जाइए, क्योंकि निचले स्थानों से रिकवरी हुई, अमेरिकी बाजार 500 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स पर नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पुट लेना सेफ है। लेकिन यही है और कल सुबह के आप कमेंट्री देखिए, हम ये बात करते हैं कि ओवरनाइट पोजीशन बहुत रिस्की है, इसलिए कम से कम फ्यूचर्स में तो ना रखें तो भी ऑप्शंस के जरिए रखें, और आपकी जो भी पोजीशन है उसे हेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक सिंपल पॉइंट ये है कि वॉलेटिलिटी जब होती है तब आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है, अपनी पोजीशंस कम कर लेना है, ट्रेड की मात्रा कम करनी है, मुनाफे का जो साइज़ है वो कम कर लेना है, और ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखेंगे, और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और एक और बात ये कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेना आना चाहिए, और ये सारी मुश्किल भरी चीज़ें हैं, आसान चीज़ें नहीं है। कौन जाने आज आपको डाउ फ्यूचर्स अभी 300 अंक ऊपर दिख रहा है, हो सकता है रात को डाउ फ्यूचर्स 300 क्या 500 700 डाउ बढ़ जाए और बढ़कर वापस रिवर्स हो जाए, क्या ये नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये समझना है कि एक दिन की मंदी से ये सोच लें कि मंदी मंदी है, एक दिन की तेजी से सोच लें ये तेजी है। आप देखिए ना, पिछले 5-6 दिनों से लगातार एक दिन अमेरिकी बाजार ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, ऐसे बंद हो रहे हैं, और बंद भी जो हो रहे हैं वो अच्छे खासे उतार चढ़ाव के साथ गैप से खुलते हैं, दिन भर उतार चढ़ाव, फिर बंद होते हैं, फिर वापस गैप से। तो ये जो गैप है बार बार वॉलेटिलिटी का मिल रहा है, ये आपको अलर्ट कर रहा है, सावधान कर रहा है। और कल जो बात कर रहा था वही दोहराना चाहता हूँ, एक अच्छी तेजी के बाद जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो रही है वो दो चीज़ों का संकेत देती है। आमतौर पर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ट्रेंड स्टॉप होने का और रिवर्सल का संकेत देती है। तो ऐसे में अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार तोड़ते हैं तो आप ट्रेंड रिवर्सल की तरफ फोकस करिए, और अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं तोड़ते हैं तो फिर आप ये समझिए कि बाजार वोलेटाइल होकर फिर से अपना ट्रेंड रिज्यूम करेंगे, जो कि तेजी का है। तो अगले 1-2 सेशन, और मैं ये कहूँगा दीप की शायद गुरुवार तक, इस गुरुवार तक के सेशंस आपके लिए बेहद अहम होंगे। उसका रीज़न ये कि एक तो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना है ब्याज के मोरेटोरियम पर, और गुरुवार को आपकी वीकली एक्सपायरी है। तो ये दो चीज़ें निकल जाएगी ना, तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली बाजार वापस से तेजी करके 10,400 10,500 की तरफ जाने को तैयार है या 9,500 की तरफ बढ़ने को तैयार है। तो 1 या 2 दिनों में आपको इस वॉलेटिलिटी से समझ में आएगा। तब तक आपको ये देखना है 9,800 10,200, ये 400 पॉइंट की रेंज क्लोजिंग बेसिस पर आपको ट्रेड करनी है। किसी दिन ऐसा हो सकता है आप गैप से ऊपर नीचे खुले इस रेंज के बाहर निकल जाएं, 10,200 के बाहर निकल कर टिकेंगे तो आपको फ्रेश तेजी करनी है, 9,800 के नीचे बंद होंगे तो फ्रेश मंदी करनी है। तब तक ये 400 पॉइंट की रेंज क्लोजिंग बेसिस पर आपको ट्रेड करना है। सिंपल ये फॉर्मूला बनाकर चलिए, ताकि आपको लाइफ में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जब तक 9,800 नहीं टूटता है क्लोजिंग बेसिस पर हमें डरना नहीं है, जब तक 10,200 पार नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पर हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी में नहीं आना है, वेट एंड वॉच वाले मूड में रहेंगे। अब भी उतार चढ़ाव रहेगा, एक दिन की मंदी से जितना आप डर रहे हैं उतना ही एक दिन की तेजी से बहुत ज़्यादा उत्साहित भी ना हो जाए। दिन भर करें जो करना है, आराम से ट्रेड करें, मजा करें, जो करना है करिए। शाम को 3 बजे के बाद आपको ये सोचते हैं कि मुझे कल के लिए क्या कुछ कितनी रिस्क रखनी है, तो ये आंसर आपको डाउ के फ्यूचर से या हमारी क्लोजिंग से नहीं मिलेगा। यह आंसर आपके अंदर से मिलेगा कि मुझे कल के लिए कितनी रिस्क लेने की ताकत है। क्या कल आप में इतनी ताकत थी पुट लेकर जा रहे हैं, या फिर अगर आप कोई शॉर्ट पोजीशन बनाकर जा रहे हैं जिसमें क्या इतनी ताकत थी कि अगर 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल जाए तो मैं उससे संभाल सकता हूँ। क्योंकि देखिए कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ इवेंट्स, कुछ कुछ खबरें ऐसी होगी जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं। कल जो कुछ हुआ अमेरिका में, अगर अमेरिका वालों को भी पता होता तो डाउ फ्यूचर थोड़ी सुबह 800 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे होते, राइट। तो ये चीज़ें तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ वाली चीज़ें हर बार होगी, महीने में 5 दिन ऐसे होंगे जब इस तरह की खबरें आएंगी, और वही दिन आपके रिस्क मैनेजमेंट का पता चलता है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखें, ये बहुत ज़रूरी है दीप। रहा सवाल दूसरा, आपके सवाल का दूसरा भाग स्टॉक्स को लेकर। स्टॉक्स में मैं एक ही बात कहूँगा दीप, और जो वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। आमतौर पर क्रिकेटर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए ये टर्म यूज़ होता है कि कभी किसी का अच्छा दिन है, ख़राब दिन है, तो वो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलेगा, ख़राब खेलेगा, लेकिन उसकी जो क्लास है वो हमेशा उसके साथ रहती है। अगर बहुत अच्छी क्लास है तो भले ही थोड़े दिन वो ख़राब खेल ले, अल्टीमेटली बढ़िया खेलेगा ही। और जो अगर खिलाड़ी ख़राब है, किसी एक दिन उसका अच्छा दिन है और वो बहुत बढ़िया एक दो इनिंग खेल गया, इसका मतलब नहीं कि वो रोज़ वैसा ही खेलेगा। सो आपको जब स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर सिलेक्शन पर जा रहे हैं तो आपको फॉर्म पर फोकस नहीं करना है, आपको क्लास पर फोकस करना है। ये बहुत ज़रूरी है। जो कंपनियां आप खरीद रहे हैं कम से कम उसके रिजल्ट्स देखें,
कम से कम उसकी बैलेंस शीट देखें, क्योंकि होता क्या है तेजी के मार्केट में और स्पेशली जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में यूफोरिया बनता है तो घोड़े गधे सब एक साथ दौड़ते हैं। आपको घोड़ों को पहचानना है, क्या आप जिसे खरीद रहे हैं वो फंडामेंटली मजबूत है। अब वहां पर दिक्कत क्या है, पेशेंस बहुत चाहिए। उतना कभी भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स उतना भागेंगे नहीं जितना आप कमजोर क्वालिटी के शेयरों को भागते हुए देखते हैं। तो ऐसे में क्वालिटी का फर्क ये बहुत ज़रूरी है। या फिर आप इतने स्मार्ट हैं कि आप चलती गाड़ी में चढ़ सकते हैं, चलती गाड़ी में उतर सकते हैं, गाड़ी बंद होने के पहले आप कूद कर उतर जाएं। मुंबई लोकल ट्रेन के बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं आप, तो अलग बात है। बाकी मुझे लगता है आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि ऐसे वक्त में जब तेजी हो रही है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा एक्शन बन रहा है, जो कि हम कह भी रहे हैं कि बनेगा, लेकिन ऐसे समय में आपको क्वालिटी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक नियम बना लें, बाकी और सब छोड़ लें, कोई भी शेयर खरीदने के पहले पिछले 4 तिमाहियों के रिजल्ट जरूर मैं देखूंगा। रिजल्ट, और इस तिमाही का रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट आने के पहले नहीं लेंगे। ये अगर आप नियम बनाकर इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी 80% प्रॉब्लम तो दूर हो गई। यानी कि आपके पोर्टफोलियो में कचरा तो आ ही नहीं सकता। रहा सवाल 20% स्टॉक का, अब उसमें 99% चांस ये कि आप खराब शेयर नहीं खरीदेंगे। भाव खराब हो सकता है, शेयर खराब नहीं होगा। कोई भी अच्छी कंपनी आप ऊंचे दामों में ले लेंगे तो इंतजार करना पड़ सकता है, वापस दाम आएंगे। लेकिन खराब कंपनी अगर आप ऊंचे दामों में ले लेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वापस भाव जल्दी आएंगे या आएंगे भी। तो ये फर्क करना बहुत जरूरी है दीप। बिल्कुल, तो क्वालिटी ढूंढना काफी जरूरी है। भाव तो आपको दोनों तरफ के मिल जाएंगे इस बाजार में, बट क्वालिटी पर भरोसा रखना जरूरी है। तो चलिए सर, फिर आज के ट्रेड के संकेत बात करते हैं। कोई सरप्राइज नहीं है, ग्लोबल तो पॉजिटिव है, बाकी संकेत आज के लिए कैसे हैं सर? एफआईज की तरफ से संकेत बाप रे बहुत ही नेगेटिव है। अगर मतलब कहीं ऊपर ब्रेक लगना है तो यही ब्रेक लगाएंगे दीप। जिस तरह से बेच रहे हैं, मतलब ये तो ऐसा, मतलब सब कुछ बेच के ही भाग जाना है। मतलब ऐसे कौन बेचता है? थोड़ा विस्तार में आगे हम बात करेंगे। घरेलू फंड के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल रखें, सेंटिमेंट और ट्रेंड ये भी न्यूट्रल ही है आज के लिए। रेंज में बता दूं 9725 9800 अब आज निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। 9950 10000 ये पहला रेंज है ऊपर का जिस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि 10000 के आसपास खुलने के संकेत हम देख रहे हैं। 10000 के पार निकल कर टिके तो फिर आपके लिए 10050 10175 ये ऊपरी जोन होगा जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, और वो अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। मैं 10125 10175 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा अगर आज मौका मिले तो। आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो करना चाहिए। बैंक निफ्टी 19550 19750 आपके लिए आज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 20300 20500 पहली रेंज है, तो 20500 20550 के आसपास ही आप खुलेंगे शायद, 20400 से 20550 की रेंज में। उसके ऊपर 20650 से 20850 20950 तक की एक रेंज बनती है बैंक निफ्टी की, वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। पुट कॉल रेशियो घटकर 1.34 पर आया है। विक्स बढ़ा है 6%, 3258 थोड़ी और वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत आपको दे रहा है दीप। बिल्कुल, तो वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत आ रहे हैं जहां तक आज के बाजार का सेटअप है, और देखते हैं कि किस तरह के आज लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। पर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, स्पेशली जिन्होंने रिस्क लेकर तेजी की पोजीशन मेंटेन करी है, सर उन्हें क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस लगाइए। इंट्राडे में 9700 और क्लोजिंग बेसिस पर 9800। गैप से खुलने के बाद आपके दोनों ही स्टॉप लॉस 9800 हो जाने चाहिए। बैंक निफ्टी पर 19750 इंट्राडे स्टॉप लॉस है और क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 19900 का। ये दो स्टॉप लॉस रखिए। बेसिकली ये कि कल से नीचे की क्लोजिंग अगर आपको मिलती है तो फिर आपको निकल जाने में समझदारी है, फिर आपको तेजी की पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये दीप की कल है ना स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के नहीं ट्रिगर हुए, ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि 9800 का कल का क्लोजिंग स्टॉप लॉस दिया था वो ट्रिगर नहीं हुआ। बैंक निफ्टी का जरूर 20000 का स्टॉप लॉस दिया था मेरे ख्याल से, वो हल्का वो शायद ट्रिगर हुआ होगा। अब आइए शॉर्ट पोजीशन। 10,000 का स्टॉप लॉस रखिए अपनी शॉर्ट पोजीशन पर। 10,000 के आसपास खुल रहे हैं, ज़्यादा सेफ रहना चाहें तो 10,050 का भी इंट्राडे में रख सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 10,175 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए? वो इसलिए कि 8 जून को हमने इस तेजी में इस रन में हाई बनाया 10,328 का, और क्लोजिंग हमारी हाई है 10,167 10,167। अब इसके ऊपर अगर बंद होंगे तो आपको फ्रेश तेजी, बड़ी तेजी के संकेत आते हुए दिखेंगे, और तब आप 10,450 10,500 के लिए ट्रेड करेंगे। इसलिए आपके लिए 10,175 और जिनको ज़्यादा सेफ चलना है वो 10,200 का स्टॉप लॉस रख ले शॉर्ट साइड पर। बैंक निफ्टी
इंट्राडे में 20-300 स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके पार निकल कर खुले और टिकें तो फिर आपको अपनी शॉर्ट काट लेना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पर 20,550 का स्टॉप लॉस रखें। अगर 20,550 के ऊपर फिर से बंद होने की तैयारी हो बाजार की तो फिर आप शॉर्ट में न रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये तो रही आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन, स्पेशली जो कल की जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी है, पर नई पोजीशंस आज कैसे बनानी चाहिए सर? गैप के बाद क्या एक्शन देख रहे हैं? देखिए, खरीदारी करनी चाहिए निफ्टी 9,800 के स्टॉप लॉस के साथ और 9,950 पहला टारगेट है 10,000, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ही टारगेट के आसपास इसके ऊपर खुलने की तैयारी में। तो अब आगे के 3 टारगेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है 10,050, 10,125, 10,175। इन 3 टारगेट को आप फोकस करिए। यहाँ पर जो बेचना चाहते हैं वो 10,175 के जितना नज़दीक बेच पाए उतना बढ़िया है। मैं 10,125 से 10,175 की रेंज में बेचना चाहूँगा, क्योंकि और गैप से खुल रहा है तो 10,000 के बजाय थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। 10,125, 10,175 की रेंज में आप शॉर्ट कर सकते हैं। 10,050 से ही मन बना सकते हैं शॉर्ट करने का। जिनको मल्टीपल लॉट्स करने हैं वो 10,050, 10,125, 10,175 पे शॉर्ट करें, या फिर पहले वहाँ पर पहुँच जाए तो वापस नीचे इंतजार करें खरीदारी करने का, जो मैं 9:08 पर बताऊँगा कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद किन लेवल्स पर ओपन हो रहे हैं तो वो एक ट्रेड आपका क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आप वहां शॉर्ट कर रहे हैं तो 10,200 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, बेहद छोटा। 9,950, 9,900, बस ज़्यादा लंबी कोई मंदी की बात नहीं है, बस उतना ही आपको टारगेट रखकर अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लेना है। बैंक निफ्टी, आइए अब बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा आप परेशान होंगे कि मैंने लेवल्स बहुत दे दिए, लेकिन बैंक निफ्टी ने जिस तरह से है ना दीप 19,500 से 21,000 की रेंज में इतना वक्त बिताया, जिस तरह के लेवल्स आ रहे हैं तो मैं मजबूर हूँ कि मुझे ज़्यादा लेवल्स देने पड़ रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए हैंडी रहेंगे, वो ज़्यादा ठीक है। 19,750 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 20,300, 20,400, 20,500 पहले ये 3 टारगेट हो गए। अगर यहीं खुल गए तो आपके ये टारगेट तो तीनों निकल गए, हटाइए। 20,500 के आसपास आप खुलने की तैयारी में। फिर क्या 20,625, 20,650, 20,725 और तीसरा 20,850 है, न कि 20,750। 20,850 और 20,950 फाइनल टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो 20,650, 20 चाहें तो पहले 2 टारगेट हटा दें, क्योंकि 2% तो हम ऊपर खुलेगी, तो 20,300, 20,400 के टारगेट आप हटा भी सकते हैं। 20,500, 20,650, 20,725 और ये 20,750 का जो टारगेट है इसे 20,850 आप कर लें, ठीक है, और 20,950 एक टारगेट और जोड़ लें, ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये हैं वो लेवल्स जहाँ पर आपको फोकस करना है। जो लोग बेचना चाहते हैं उन्हें 20,850, 20,950 के आसपास बेचना ज़्यादा ठीक है। 20,650 के बाद से आप मन बनाइए, देखिए कि किस तरह का रुझान रहता है डाउ फ्यूचर्स का, एशियाई बाजारों का। अगर वो थोड़े ढीले होते रुकते हुए दिखे तो 20,650 से मूड बना सकते हैं। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल 20,850 के आसपास हूँ बेचने के लिए। 20,850 पे बेचिए, 21,000 का स्टॉप लॉस। 20,550, 20,425, 20,325 इन 3 टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो बेस्ट केस सिनारियो हुआ तो आप लगभग 1,000 या 1,000 अंक या उससे ज़्यादा की रैली आज देख सकते हैं बैंक निफ्टी पर। देखते हैं गैप के बाद फिर कैसा ट्रेड होता है बाजार में। एफएनओ में भी सर कुछ और अपडेट्स हुए हैं। पीवीआर बैन के बाहर आ गया, पर कुछ स्टॉक्स अभी भी बैन में हैं। जी बिल्कुल, 4 स्टॉक बैन में है, कोई खास बदलाव नहीं, पीवीआर बाहर है, बस ठीक है जी। बिल्कुल सर, आज फंड फ्लोज बहुत इंटरेस्टिंग है सर, और जिस तरह से कल हमने भारी एफआईएस की बिकवाली देखी उस पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि अब तो सेंटिमेंट चेंज हो गया है फेड के निर्णय की वजह से, पर अगर ये सेंटिमेंट चेंज नहीं हुआ होता और कल की जो एफआईएस की बिकवाली थी वहां से फिर कैसे संकेत आते सर? हाँ, इसमें एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ दीप का, आज काफ़ी दर्शक ये सोच रहे हैं और काफ़ी लोग ट्वीट भी कर रहे होंगे और कर भी रहे हैं कुछ लोगों ने कि कल तो सब लोग सेल 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 बोल रहे थे, आज देखिए उल्टा हो गया। अब देखिए इसमें है ना, वो आपको दूसरों की गलती निकालना तो बहुत आसान काम है, बड़ा इजी है, लेकिन आप ये सोचिए कि इसका अंदाज़ा किसको था? क्या कल एफआईएस को भी इस बात का अंदाज़ा था, जिसको आप मानते हैं कि भारतीय बाजार जो एफआईएस चलाते हैं, अगर किसी एफआई को ये पता है कि कल बाजार 500 पॉइंट बढ़ने वाला है, या अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से 1200 पॉइंट की रिकवरी, 900 पॉइंट की तो वैसे, और 300 पॉइंट के फ्यूचर्स दिखेंगे, तो क्या वो भारतीय बाजारों में बेच कर जाते हैं? तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो है ना आपको नसीब पर छोड़ देनी चाहिए। इसका एनालिसिस हो नहीं सकता, इनका पूर्वानुमान हो नहीं सकता। तो अगर आप चाहें तो किसी को भी कोस सकते हैं कि भाई इसने ये बोला, उसने वो बोला,
कोई गलत नहीं है। जिन लोगों का ट्रेड गलत होता है उन्हें दुख होता ही है, और वो किसी न किसी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं सिवाय अपने आप के। तो वो उसके लिए आप ठहरा सकते हैं, लेकिन उससे आप हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। हासिल आपको क्या करना है आज का गैप अप मिलने के बाद और कल की मंदी की पोजीशन में, वो हासिल ये करना है, सीखना है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। और स्पेशली जब हम बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के लिए आपको तैयार रहना है, तो वो वॉलेटिलिटी आप कितनी झेल सकते हैं उस हिसाब से आपको पोजीशन बनानी है। तो कल की क्लोजिंग से आज की ओपनिंग में एक लर्निंग है, एक लेसन, एक सबक है, एक पार्ट है जो हमें सीखना है, और वो ये कि हमें ओवरनाइट उतना ही पोजीशन रखना है जितना कि हम रिवर्स ओपनिंग हो तो उससे बचा सकें, संभाल सकें। ये लर्निंग है, क्योंकि अर्निंग तो जाएगी लेकिन लर्निंग नहीं जानी चाहिए, ताकि अगली बार ये गलती ना हो। ये पॉइंट सिंपल है। 2960 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली एफआईज की, उसके साथ 2027 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि 5000 करोड़ के स्टॉक कल एफआईज ने बेचे हैं, 5000 करोड़ के। अब न एफआईज को पता कि बाजार गिरेंगे, ना आपको मुझे या हमारे किसी एक्सपर्ट को पता है कि माफ़ कीजिएगा बाजार चढ़ेंगे, ना आपको मुझे हमारे किसी एक्सपर्ट को पता है कि बाजार चढ़ेंगे। शायद पता हो तो फेड को हो, बाकी उसके अलावा तो किसी को पता नहीं था कि इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। तो आपको डेटा के बेसिस पर ही जाना है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, इवेंट्स कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। कम से कम हमारे पास तो वो दिव्य दृष्टि है नहीं, कोई आकाशवाणी होती नहीं, न हम अंतर्यामी है कि ये पता चल जाए कि आज रात को ये हो सकता है। एटलीस्ट खबर के बारे में, मार्केट मूवमेंट का आप अंदाज़ा लगा लो अलग बात है, खबर का आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसे में आपको डेटा के साथ रहना चाहिए, और डेटा आपको सजेस्ट कर रहा था कल कि बड़े दिनों बाद 20,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, 10,000 के नीचे निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन क्लोजिंग दी, तो कमज़ोर तो थे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब कोई दिन ट्रेड आपका गलत पड़ेगा, होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप वापस बस गलती उतनी बड़ी करें कि जितनी अगली गलती करने के लिए आपकी कैपेसिटी रहे, या एक ही गलती में इतनी बड़ी ना कर दें कि वापस कर ना पाएँ। घरेलू फंड्स ने 1076 करोड़ की खरीदारी की है, वो आंकड़े अच्छे हैं। तो कल के आंकड़े तो बहुत ख़राब है, लेकिन अब आज वो इररिलेवेंट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट दीप ये है कि आज जो मजबूती बनेगी, क्या एफआईज उसके बाद उतनी ही दमदार खरीदारी करते हैं या नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो आज जो मजबूती बनती है उसके दम पर फिर क्या एक्शन आता है वो देखना काफी जरूरी है सर। वायदा कारोबार के सेंटिमेंट सर न्यूट्रल रखे हैं, वहां से क्या लेवल्स निकल रहे हैं? देखिए दीप, 10,000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक। 10,000 के नीचे हैं तो आप अभी भी मंदी में हैं, भले आप 200 पॉइंट बढ़ जाएं। 10,000 के ऊपर हैं तो आप फ्रेश बढ़िया तेजी में। अटकने की रेंज है 10,000, 10,050, या ज़्यादा यूँ कहें कि आप आज गैप से खुलने के बाद 9,950, 10,050, ये 100 पॉइंट की रेंज को मान लीजिए। ठीक है, इस 100 पॉइंट की रेंज के बाहर जिस तरफ निकलेंगे बड़ा मुंह आएगा। 10,050 के बाहर निकल कर टिके तो 10,125, 10,175 की तैयारी होगी। 9,950 के नीचे आए तो 9,900, 9,875 की तैयारी। 75 पॉइंट मिनिमम दोनों तरफ मान लीजिए, यानी 10,050 के ऊपर टिकने पर 10,125, 9,950 के नीचे जाने पर 9,875। ये आपके लिए रेंज है। 10,000 क्यों मेक और ब्रेक लेवल है? क्योंकि एक तो वीकली सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 23 लाख शेयरों का, मंथली में 21, कुल मिलाकर 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। और जैसे आप 10,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि भागकर शॉर्ट कवरिंग होगी, जी नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगी। थोड़ा लोग इंतजार करेंगे, देखेंगे। इस वक्त शॉर्ट सेलर उतना तेजी से भाग कर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी कुछ कमज़ोर शॉर्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल देखिए ज़्यादा शॉर्ट बनी नहीं है। 9,900 पर 5 लाख शेयर और 10,000 पर 5 लाख शेयर, 10 लाख शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है शॉर्ट के लिहाज से, तो शॉर्ट्स कल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं आएगा। आपको सहारा चाहिए खरीदारी का, फ्रेश खरीदारी। तो फ्रेश खरीदारी एफआईज की तरफ से आज के गैप के बाद, अमेरिकी बाजारों की तेजी के बाद आती है या नहीं आती, ये इंपॉर्टेंट है। क्या उनका मूड ऐसा है कि पैसा अमेरिका में लगाएंगे, इंडिया में नहीं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। वहाँ के मार्केट ज़्यादा बुलिश, ज़्यादा अच्छे दिख रहे तो वो वहाँ लगाएंगे, और खुद के अपने मार्केट में पैसा बन रहा हो तो बाहर क्यों लगाएं? मतलब लगाएंगे इन द सेंस कि लिमिटेड लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो एक वो तरीका हो सकता है। ऐसे में आज बड़ी उछाल मिले तो क्या एफआईज का फिर से कल बिकवाली का आंकड़ा आता है, और बिकवाली का नहीं खरीदारी का आंकड़ा आता है, और वो फ्रेश मनी अगर आती है बाजार में, वो बाजार की काम की होगी। तो शॉर्ट कवरिंग के बजाय फोकस खरीदारी पर रखना ज़्यादा जरूरी होगा। बाकी तो रेंज मैंने आपको बताई दी, 9,800 के नीचे बंद हो खराब, 10,200 के ऊपर बंद हो सुपर बुलिश,
बहुत बढ़िया, ये 400 पॉइंट की रेंज को फोकस करिए। बैंक निफ्टी में आ जाइए, 20,000 21,000 ये 1000 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी पर। 20,000 और 21,000 के बीचों बीच में आप ट्रेड करते दिखेंगे और ऐसे में 20,500 आज का लेवल मान के चलिए। 20,500 के ऊपर आप बहुत अच्छे हैं, 20,500 के नीचे ठीक है, मतलब और ख़राब तो नहीं है, लेकिन आपको आज है ना जो रेंज गिननी है वो 10,000 और 20,500 से गिननी है दीप। ये है वायदा कारोबार के डेटा आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो आज के संकेत पर ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह का एक्शन आता है। और ढेर सारे संकेत हैं और ग्लोबल जो रिकवरी हुई उससे डेफिनेटली पॉजिटिव स्टार्ट आ रही है। चलिए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर आपको आज फोकस करना चाहिए। आज मानसी, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत आज आने वाले नतीजों से। कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। इस लिस्ट में नवीन फ्लोरिन, इप्का लैब, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एनआरबी इंडस्ट्रियल बेयरिंग्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा आज से मुंबई एयरपोर्ट से 100 घरेलू उड़ानें ऑपरेट होने जा रही हैं। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद अब ये फैसला लिया गया है। कल बाजार बंद होने के बाद कई सारी कंपनियों के नतीजे आए। शुरुआत टाटा मोटर्स से कर लेते हैं। अनुमान से कमजोर कंपनी के नतीजे रहे। रेवेन्यूज में 27% की गिरावट हमने देखी, जबकि मार्जिन 9.8% से 1.1% पर जाते हुए दिखे और मुनाफे के फ्रंट पर 1,117 करोड़ के मुनाफे के सामने 9,894 करोड़ का नुकसान कंपनी को होता हुआ दिखा है। फॉरेक्स लॉस 1,682 करोड़ का कंपनी देख रही है। मैनेजमेंट कमेंट्री में भी कंपनी ने कहा है कि लॉकडाउन का असर कारोबार पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है और Q1 FY21 में सिग्निफिकेंटली वीकर सेंटिमेंट JLR और टाटा मोटर्स की तरफ से आते हुए देखने को मिलेंगे। CCL प्रोडक्ट्स कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। रेवेन्यूज के फ्रंट पर 262 करोड़ से 264 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। वहीं मार्जिन 20% से बढ़कर 27% पर जाते हुए दिखे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर कंपनी ने 18% का इजाफा देखा है। शॉपर स्टॉप कंपनी के नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी की आय में 10% की गिरावट हमने देखी है। मार्जिन 7.4% से 11% के ऊपर जाते हुए दिखे। मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ जरूर दिखा है, लेकिन नुकसान आप देखिए 13 करोड़ के सामने 256 करोड़ का नुकसान कंपनी ने झेला है। नारायण हृदयालय के नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद आए। कमजोर नतीजे रहे। रेवेन्यूज के फ्रंट पर 3% की गिरावट, मार्जिन 11.7% से 13% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे का आंकड़ा बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखा है। 67% की गिरावट कंपनी के मुनाफे ने इस बारी झेली है। जेके टायर कमजोर नतीजे देखने को मिले। कंपनी की आय 33% गिरी है। कामकाजी मुनाफा 20% गिरता हुआ दिखा है। वहीं मुनाफे के फ्रंट पर 33 करोड़ के मुनाफे के सामने 47 करोड़ का नुकसान कंपनी ने इस तिमाही झेला है। और अंत में कैनफिन होम्स कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। NII मोमेंटम अच्छा देखने को मिला है। आप देखिए 35% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। NIS के फ्रंट पर 138 करोड़ से 186 करोड़ का नंबर आता हुआ दिखा है। मुनाफा 36% बढ़ता दिखा है। 67 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 90 करोड़ के ऊपर जाता हुआ दिखा है। लोन बुक का करीब 13% के ऊपर है। बिल्कुल, तो कई सारे नतीजे हैं जहां पर आप रिएक्शन आते हुए देखेंगे। कुछ और नतीजे और खबरें हैं पूजा के पास। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। शायबी ने अपने नतीजे घोषित किए और नंबर्स कमजोर हैं। इनकम और टैक्स एक्सपेंसेस की बढ़त की वजह से नंबर्स इस बार कमजोर देखे गए हैं। आय में 7% की गिरावट आई है। कामकाजी मुनाफा 80% से ज्यादा घटा है कंपनी का और मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर ने भी अपने नतीजे घोषित किए और यहाँ नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय 10% बढ़ी है कंपनी की और मुनाफे में 40% से ज्यादा की बढ़त इस बार देखी गई है। कुछ खबरों की बात करें तो आज नजर रखिए फार्मा शेयरों पर, क्योंकि ढेर सारी खबरें हैं यहाँ पर। इप्का और कैडिला खासकर की फोकस में रखिए, क्योंकि US FDA ने HCQ के आपात इस्तेमाल की मंजूरी वापस ले ली है। पहले इसका इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दवा को कोविड-19 के इलाज में गेम चेंजर बताया था, लेकिन काफी सारी जांच होने के बाद कोरोना के इलाज के लिए HCQ ज्यादा असरदार नहीं पाई गई। इस वजह से ये जो स्टेटस था वो वापस ले लिया गया है US FDA की तरफ से। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा पर भी नजर रखिए। कंपनी ने की डिप्रेशन की दवा को US FDA की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने
4,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें कि राइट्स इशू के जरिए करीब 1,500 करोड़ और डेट के जरिए 2,500 करोड़ जुटाने की मंजूरी यहां पर बोर्ड ने दी है। एपटेक भी आज फोकस में रहेगा। राकेश झुंझुनवाला को सेबी ने शो कॉज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस भेजा है और एपटेक के इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है उनको। इसके अलावा कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। चेन्नई पेट्रो, यहां पर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी घटा दी है, 5% से हिस्सेदारी घटाकर अब करीब 3% की कर दी है। और आरती इंडस्ट्रीज में भी एक फंड एक्शन हुआ है, जिसमें कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कंपनी के करीब 26 लाख शेयर्स बेच दिए हैं, हिस्सेदारी करीब 1.5% की बेचती है और 854 रुपए प्रति शेयर पर यह हिस्सेदारी बेची गई है। बिल्कुल, तो कई सारे फंड एक्शन है, कई सारे खबरों वाले स्टॉक्स भी हैं जो आज फोकस में रहेंगे। अब देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है एफआईआर में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए कि नतीजों के दम पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? मॉर्निंग दीपांशु, टाटा मोटर्स के नतीजे आए थे। यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आती हुई दिखी है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 85 से बढ़ाकर 103 कर दिया। कल की क्लोजिंग करीब 101 रुपए की है। ये कह रहे कि नतीजे बेहद कमजोर देखने को मिले। क्षमता विस्तार जो गाइडेंस है, केपेक्स गाइडेंस, इसमें करीब 40 से लेकर 66% की जो कटौती की है, इसको भी ब्रोकरेज हाउस काफी ज्यादा नेगेटिव मान रहा है। इसके अलावा डालमिया भारत पर भी नजर रखिएगा। यहाँ पर 2 ब्रोकरेज हाउसेज ने लक्ष्य को बढ़ाए हैं। सीएलएसए खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं। लक्ष्य 710 रुपए से बढ़ाकर 720 कर दिया, 560 रुपए कल की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य जो है 390 से बढ़ाकर 480 कर दिया है। टाटा कम्युनिकेशंस के भी नतीजे आए थे। सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 515 से बढ़ाकर 675 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि डेटा कारोबार में काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। डेटा से जो कारोबार में आय है, एबिटा में कंट्रीब्यूशन है, वो भी काफी बढ़िया देखने को मिला। पीएनबी हाउसिंग पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई। न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 180 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे कि कैपिटल रेजिंग के ऊपर नजर रहेगी कि कंपनी कैसे पूंजी जुटाती है। इसके अलावा अगर आप ये फिलहाल तो ये रिपोर्ट्स हैं जो नतीजों पर आई हैं दीपांशु। बिल्कुल, तो नतीजों पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, पर कुछ अन्य स्टॉक्स पर भी रिपोर्ट्स हैं, वो क्या है आशीष? कुछ अन्य स्टॉक्स पर भी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल पर यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2600 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिली है, लेकिन कंपनी वेल पोजिशन्ड है सारी चुनौतियों को टैकल करने में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 940 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि जो राइट इशू 1500 करोड़ रुपए का मंजूर हुआ है, जिसको लेकर ये पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स पर रिपोर्ट आई है। सीएलएसए की खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1800 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि फार्मेसी कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के लिए पॉजिटिव मानी जाएगी। और आखिर में देख लेते हैं आयशर मोटर्स पर रिपोर्ट आई है सिटी की, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। न्यूट्रल से रेटिंग बदलकर अब खरीदारी की राय दी गई है। लक्ष्य 15,500 से बढ़ाकर 21,300 कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में मांग और मार्जिन दोनों में रिकवरी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज आपको दिखेगा एक्शन की करते हैं शुरुआत। तेजी के दिन हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, बिगुल और पिक ऑफ द डे लेंगे हम सभी एक्सपर्ट से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत कीजिए बंसल साहब, पिक ऑफ द डे, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, नोटा तो बिल्कुल नहीं है। आज काफी दिनों बाद शुरुआत से सुना है अनिल जी आपको, और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि फोकस कीजिए खरीदारी पर, शॉर्ट कवरिंग पे नहीं। तो अनिल जी, पिक ऑफ द डे तो मेरी वही है जो कल दिया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1570 1570 स्टॉप लॉस है। 1685 1685 पहला टारगेट है। 1720 दूसरा टारगेट है। इसके साथ साथ अनिल जी एक शानदार जानदार टेक्नो फंडा अनिल जी स्टॉक आइडेंटिफाई करा है, वो भी खुले नीले आकाश में आया है, उसमें भी री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो आपसे अनिल जी गुजारिश है, कल ट्वीट भी करा था मैंने, तो आपसे गुजारिश है एक समय अनाउंस करें, उस समय पर मैं और कुणाल जी उस स्टॉक को शेयर करेंगे व्यूअर्स के साथ, और ये पिक एक्सक्लूसिवली जी बिजनेस के व्यूअर्स के लिए। कल सुबह ठीक 8:30 बजे इसी वक्त पर कल बंसल जी और कुणाल जी आपको देंगे एक बेहतरीन पिक। ठीक है बंसल जी?
देखिए अनिल जी, कल तक तो काफी लेट हो जाएगी। मेरी गुजारिश है आज आप मार्केट आवर्स में ही लीजिए इस पिक को। बताइए ना आपको कितना बजे चाहिए। पूरा अभी तो शुरू हुआ है बंसल जी, पूरा दिन पड़ा है। आप अपनी चॉइस बताइए कि मुझे इतनी बजे देनी है, बस बोलिए कब चाहिए। अनिल जी 9:45 बजे के अराउंड लीजिए, 9:45 का टाइम मुकर्रर कीजिए। सुबह मार्केट खुल जाएगी, मार्केट सेटल भी हो जाएगी, तो 9:45 बजे बहुत सेटल हो चुके होते हैं, उस समय देना चाहेंगे मैं और कुणाल जी। साइन सील डिलीवर्ड। 9:45 बजे दुनिया थम जाएगी, वक्त रुक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी और वो बंसल जी की और कुणाल जी की शानदार पिक। ओके, आइए बंसल जी, अब आपकी पिक के बाद कुणाल जी की भी ले लूं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, जैसे राकेश जी ने कहा कि एक बहुत ही अच्छी पिक आज हम देने वाले हैं, उसका इंतजार कीजिए। और एक पिक हमने कल भी अनिल जी बहुत ही बेहतरीन दी थी और वो है रिलायंस, क्योंकि आज का पिक ऑफ द डे है। और रिलायंस में अनिल जी देखिए जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है कि रिलायंस नई ऊंचाइयां छुएगा। कल 1600 के ऊपर पहली बार स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो 1680 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 1570 का एक स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही अनिल जी दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले सुमिटोमो है, जिस पर कई बार मैंने, राकेश जी ने 10 की कमाई में भी इस पर खरीदारी की राय दी है, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी शामिल है। और सुमिटोमो जो है उसमें एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक 300 के लेवल्स को भी पार करता हुआ दिख रहा है, तो जिस किसी ने भी खरीदा है उसको बिल्कुल बने रहना चाहिए और ऊपर के लेवल्स आएंगे। और दूसरा एक स्टॉक जिस पर हमने बढ़ चढ़ के खरीदारी की राय दी थी हमेशा, वो है एस्ट्राजेनेका फार्मा। इसमें भी कल एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो अगर किसी ने भी ये दो स्टॉक्स खरीदे हुए हैं तो बिल्कुल बने रहें और इसमें दोनों ही स्टॉक्स में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। परफेक्ट, तो ये दो और स्टॉक हैं, सुमिटोमो केमिकल्स, एस्ट्राजेनेका फार्मा, यहां पर खरीदारी करें। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक कौन सी है सर। अनिल जी, दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत कम बार होता है अनिल जी कि एक ही वक्त चारों के चारों एनालिस्ट एक ही स्टॉक पे बात करते हैं। तो रिलायंस पे अभी कुणाल जी और राकेश जी ने बात की, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूं, पर लगभग वही टारगेट स्टॉप लॉस है, तो बिल्कुल वो हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। चार्ट पैटर्न बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। आज के लिए मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल ने 2 महीने के कंसोलिडेशन का कल ब्रेकआउट दिया है और बिल्कुल वो ट्रेंड लाइन के कगार के जस्ट ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो ये एक पॉजिटिव है। 1411 के करीब इसका क्लोजिंग कल देखने को मिला। 1398 का मेरा स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 1463 के मेरे टारगेट्स आज के लिए रखने चाहिए स्टॉक पे। ओके, 1411 का क्लोज है और 1463 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है, माफ कीजिएगा। और सीएलएसए की तरफ से आज एक बड़ा अपग्रेड है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल में मदद करेगा। किरण जी, उन्होंने टारगेट दिया है 1800 रुपए का और इस रिपोर्ट के बाद आज स्टॉक में अच्छी तेजी दिखना बिल्कुल संभव है, जरूर होनी चाहिए। आइए, ओके, वागले साहब गुड मॉर्निंग सर। सर आज प्लीज नोटा मत बताइएगा, वागले साहब कुछ बढ़िया बाय कॉल दीजिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, अगर मैं बाय कॉल दूं तो आप बोलेंगे यार आप रिपीट कर रहे हो, क्योंकि मेरा भी बाय कॉल रिलायंस ही है। रिलायंस ओनली विमल, हाँ ओनली विमल। कल हमने सब साथ में दिया था और मुझे मतलब उससे बेटर स्टॉक नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे एक ही चिंता है अनिल जी कि आज गैप से खुलेगा और इतने गैप से खुलेगा तो शायद उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 1615 का क्लोज है मेरा, 1595 का क्लोज स्टॉप लॉस है। हमने कल यही लेवल के आसपास 1618 में बाय दिया है। मुझे लगता है आज के दिन में 1660 1660 के लेवल्स मिलने चाहिए और इवेंचुअली ये 1720 तक पोजिशनली अगले कुछ दिनों की बात करेंगे, तो तब तक 1720 का मेरा टारगेट है, वो एक हफ्ते का व्यू से। ओके, ये है आपके लिए रिलायंस पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। आइए, सिद्धार्थ सेदानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज की जो पिक ऑफ द डे होगी अनिल जी, वो जो देश को सुकून देता है ये गर्मी के मौसम में, वो लेके आया हूं, और जो ग्रामीण इलाकों का लीडर बन सकता है आने वाले समय, वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक इसीलिए सुकून देता है क्योंकि फैंस का लीडर है अपने सेगमेंट का, और प्रीमियमाइजेशन हो रहे हैं फैंस में। फैंस एक ऐसा सेगमेंट है जो
ग्रामीण इलाकों में अभी भी पेनिट्रेशन कम है, अर्बन में हो सकता है कि बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, सभी के घरों में हो, बट मुझे अभी लगता है कि भारत में ये जो कोरोना का कहर है, इससे उभर के आने में ग्रामीण इलाका पहले होगा। इसीलिए मैं मानता हूं कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक को खरीदना चाहिए। फ्री कैश फ्लोज है, बैलेंस शीट अच्छी है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, तो फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स दोनों ही अच्छे हैं। हमारी रेटिंग इस पे होल्ड पे है और इस पे हमारी जो टारगेट है वो 219 का है। तो मुझे लगता है कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक मिड कैप श्रेणी में खरीदना चाहिए। ओके, मिड कैप स्पेस में ओरिएंट इलेक्ट्रिक मजबूत ब्रांड और यहां पर खरीदारी करने की राय है सिद्धार्थ सेडानी साहब की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन। आइए अब फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन भरपूर रहने वाला है। टाटा मोटर्स सबसे पहले, नतीजे बेहद कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और फिर से अच्छा खासा नुकसान किया है। मार्जिन्स घटकर रह गए 1% पर, गैप से शायद नीचे भी खुले, लेकिन क्या इस मजबूत बाजार में फिर खुलने के बाद खरीदने का मौका है? ये चार्ट्स पर किरण जी आप बताइएगा। तब तक पहले एक बार फंडामेंटल राय टाटा मोटर्स पर ले लूँ मैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, नतीजों के बाद आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए अनिल जी, कमजोर नतीजे है, मैं मानता हूं कि कमजोरी के तरफ ही रहेंगे। अब ये जो सेगमेंट में है और ये जो सेगमेंट में केटर करती है JLR, जैगुआर लैंड रोवर, ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां है, तो अभी के समय में थोड़ी सी इसकी मांग कम रहेगी क्योंकि लीडरशिप इनकी यूके, चाइना वगैरह से आती है, इनका जो मेन मार्केट है। तो मैं अभी दूर रहना चाहूंगा, दूर रहने की सलाह दूंगा। टाटा मोटर में अभी वक्त नहीं आया है निवेश करने का, दूर रहे, वेट एंड वॉच करे। एक बार 3-6 महीने निकल जाए, फिर कैसा मांग रहती है इनके प्रोडक्ट्स की, उसके ऊपर ही कॉल लेंगे। किरण जी, चार्ट्स देख लिया आपने टाटा मोटर्स के? बिल्कुल अनिल जी, देखिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट बैंड 97 to 94, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंड है। रिजल्ट के बाद इसके अगर हम कंसिस्टेंटली नीचे रहते हैं 15-20 मिनट के बाद, तो वीकनेस और भी देखने को गहराती नजर आएगी। पर अगर ये सपोर्ट्स होल्ड करके वापस बाउंस बैक आता है तो वापस एक बार 110 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो टेक्निकली थोड़ा सा कंफ्यूज्ड चार्ट पैटर्न है, रिजल्ट्स इतने खराब पर सपोर्ट्स के ऊपर, तो थोड़ा सा ध्यान रख के ये लेवल्स पे आपको काम करना है। ओके, ये है आपके लिए राय टाटा मोटर्स पर इस वक्त आती हुई। आइए कुछ कैश के स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। कैनफिन होम्स, कुणाल जी इसके चार्ट देखिए, मुनाफा 36% बढ़ा है, 91 करोड़ के आसपास, लोन बुक में 13% की बढ़िया ग्रोथ है। इस तरह के मूड माहौल में अच्छे नतीजे कहे जा सकते हैं कैनफिन होम्स के। चार्ट पर है मजबूत, खरीदना है कि नहीं? अनिल जी देखिए, चार्ट पर बहुत वक्त से एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ऐसा लगता है चार्ट देख करके यहाँ एक बेस तैयार हो रहा है, लेकिन एक ब्रेकआउट का इंतजार है जो कि शायद आज इस अच्छे नतीजों के बाद आपको देखने को मिल जाए। तो अगर मान लीजिए 320 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है तब इसको खरीदने की मेरी राय रहेगी। 320 के ऊपर स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है और फिर इसमें आपको 360 रुपए से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखेगी। तो 320 के ऊपर खरीदें, इन स्तरों पर खरीदने की राय नहीं है। 320 के ऊपर अगर आज क्लोज आता है तो बाय करें 360 के टारगेट से। 320 के ऊपर खरीदारी करें, इन लेवल्स पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ये राय आ रही है आपके लिए कैनफिन होम्स पर नजर रखिए। स्टॉक पर किस तरह का NBFCs में जो एक्शन देखने को मिला है, कल PNB हाउसिंग काफी एक्टिव था ट्रेड में, तो शायद कुछ और यहां पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। औरोबिंदो फार्मा, एक और इनके लिए खबर आ रही है, US FDA की तरफ से दवाई को मंजूरी मिली है। स्टॉक वैसे भी काफी स्ट्रांग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्या आज और एक्शन में रह सकता है? बंसल जी, औरों की चार्ट देखकर बताइए। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर करा है स्टॉक में, पर कोई भारी गिरावट नहीं आई है, तो किस तरह का एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए औरोबिंदो फार्मा में? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, गिरावट पर खरीदारी की राय है। कभी भी करेक्शन में 740-45 के अराउंड शॉर्ट टर्म में मिले तो खरीदना चाहिए। दीपांशु क्लियरली री रेटिंग का कैंडिडेट है और मुझे लगता है ये स्टॉक नए लाइफ टाइम हाई लगाएगा। टेक्निकली स्टॉक स्ट्रांग है, फंडामेंटली देखें तो सबसे लो पी फार्मा स्टॉक्स के अंदर औरो फार्मा की है, टेक्निकली भी स्ट्रांग है, तो खरीदारी की राय है और बाय एंड होल्ड करना चाहिए जब तक एक नया लाइफ टाइम हाई इसके अंदर ना लगे। इसको रिव्यू तभी करना चाहिए जब एक नया लाइफ टाइम हाई स्टॉक दिखा दे। ओके, तो होल्ड की राय है, ज्यादा गिरावट यहां पे संभव नहीं है, तो पॉजिटिव एक्शन ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा।
सिद्धार्थ जी, हॉस्पिटल स्पेस पर आपकी कोई राय? कल हमने देखा अपोलो हॉस्पिटल्स में अच्छी तेजी थी, नारायण हृदयालय के नंबर्स आए हैं, काफी ट्रेडर रेडार पर काफी एक्टिव रहता था कुछ महीने पहले, वहां से फिर थोड़ा इग्नोर हुआ है ये स्टॉक जरूर। नतीजे ठीक ठाक थे, ज्यादा बदलाव नहीं, ऑपरेशनली भी ठीक ठाक नंबर्स ही थे। शैल्बी के कमजोर नतीजे आए हैं, तो काफी सारा एक्शन हो रहा है हॉस्पिटल स्टॉक्स में। आपकी कोई राय, कोई कवरेज इस स्पेस पर? जी नहीं दीपांशु, और इसका कारण है कि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हॉस्पिटलों की मांग है, डिमांड है, आज नहीं पहले भी थी, उस हिसाब से नंबर्स नहीं आते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कहीं ना कहीं कमी लगती है। तो मैं इससे दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि मांग के हिसाब से तो नंबर्स ऐसे आना चाहिए, स्काई रूफ टूट जाए वैसा आना चाहिए, तो वो नहीं आता है। दीपांशु, इसके साथ ही मेरे को एक अपडेट देना था एक स्टॉक पे। बिल्कुल सिद्धार्थ जी। बहुत लोगों की क्वेश्चंस आ रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज को लेके। तो आरती इंडस्ट्रीज हमारे टॉप रेडार में, टॉप पिक्स में है। तो आरती इंडस्ट्री पे ये अपडेट है, इस पे गिरावट का कारण तो आप जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है अमेरिकन कंपनी बेयर के साथ। बट इसका कल एक कॉन्फ्रेंस कॉल था जिसमें कंपनी ने जरूर कहा है कि जो भी इनका नुकसान हुआ है प्लांट बनाने में, उसकी भरपाई हो जाएगी आने वाले 2 सालों में। और जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो 2 सालों में सिमट गया है, क्योंकि नोटिस 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट का है। तो हो सकता है कि रेवेन्यू तो पहले तो 2 साल, आने वाले 2 सालों में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरा, जो इनके प्लांट की लागत लगी थी उससे ज्यादा इनको पैसा भी दिया जा रहा है जो प्लांट लगाया गया है उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल तरीके से इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, स्टेबलाइज हो जाना चाहिए स्टॉक। इस पे ज्यादा चिंता ना करें। बहुत बेहतरीन कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल की, 1200 तो अभी भी हमारा टारगेट बरकरार है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आरती इंडस्ट्रीज पर। कोई चिंता न करें, रिजल्ट के बाद ये कल एक फंड की तरफ से, स्मॉल कैप फंड की तरफ से बिकवाली हुई थी, उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया था, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिगो, इसके चार्ट्स देखिए वागले साहब, और बताइए क्या करना है। 2-3 चीज़ें, एक तो है कि मुंबई में उड़ानें अब डबल हो रही है, 50 से 100 हो रही है, वो इम्पोर्टेंट कम है, लेकिन फिलहाल कंपनी का ये कहना है कि 2020 के अंत तक 70% ऑपरेशन ही वापस आ पाएंगे। वो बहुत अच्छा संकेत नहीं, यानी कि अभी भी वक्त लगेगा। इंडिगो के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, खरीदारी करें या बिकवाली? अनिल जी, मार्केट के साथ ये जाएंगे। अगर मार्केट आज जिस तरह से निफ्टी है, ऊपर खुलेगा इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है इसका अभी भी ट्रेंड नीचे ही है। ये नहीं कहता कि ये 800 वगैरह जाएगा, लेकिन एक 920 930 का एक सपोर्ट है, वहां पर एक बार जाना चाहिए। अभी 993 के करंट भाव है, अगर एक 1020 1030 के आसपास जाता है, मैं तो ऊपर बेचने की सोचूंगा। चलिए, ऊपर आए तो बेचने के बारे में सोचें। एक बढ़िया अपग्रेड आया है श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर मॉर्गन स्टैनली का 940 के टारगेट के लिए। सिद्धार्थ जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट या फिर कोई और एनबीएफसी जो आपको समझ में आती हो खरीदने के लिए? डेफिनेटली श्रीराम ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की क्वालिटी के हिसाब से मैं टॉप नंबर दूंगा, बहुत अच्छी कंपनी है। बट यहाँ पे मैं एनबीएफसी कोई भी नहीं खरीदना चाहूंगा, उठापटक जारी रहेगी। बहुत सारी क्रेडिट रिस्क हो सकती है आने वाले 6 महीने में, और क्रेडिट रिस्क को देखते हुए मैं दूर रहना चाहूंगा। हाँ, एक ही कंपनी जो मुझे लगती है कि एकदम प्योर गोल्ड हो एनबीएफसी में, वो है एचडीएफसी लिमिटेड। और हालांकि दूसरी कंपनियों से मैं दूर रहना चाहूंगा आज के तारीख। ओके, ये आपके लिए राय इस वक्त श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर। कुणाल जी, जेके टायर के चार्ट्स देखिए, रिजल्ट बहुत ही खराब आए हैं। स्टॉक पिछले 1-2 दिनों में वो टायर इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की खबरों के दम पर भागा था। क्या आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी और किसी की तेजी की पोजीशन है तो क्या बेचकर निकल जाए, या फिर कोई स्टॉप लॉस सुझा दें? क्योंकि 7% कल भागा था और घाटा आया है जबरदस्त वाला, मतलब है ना, अच्छा खासा 47 करोड़ का लॉस किया है 33 करोड़ के मुनाफे के सामने। आय 33% घटकर आई है, मार्जिन्स थोड़े से ठीक हैं, लेकिन कामकाजी मुनाफा भी 20% घटा, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे तो दिख नहीं रहे। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, ये बताइए। अनिल जी, देखिए, बहुत स्टीप रनअप हमने निचले स्तरों से स्टॉक में देखा है। ओवरऑल ट्रेंड कमजोर है, लेकिन ये जो मूव अभी हाल में आया है, इसको एक पुल बैक मानना चाहिए।
इसकी परख अनिल जी होगी 55 रुपए के आसपास, जो कि एक बड़ा सपोर्ट रीजन है। अगर ये 55 के नीचे निकल जाता है तो दोबारा से इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो रिज्यूम करेगा और फिर आपको यहां हो सकता है 45 तक के भी लेवल्स देखने को मिले। तो मेरी राय में देखिए, हालांकि स्टॉप लॉस काफी डीप बन रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 55 रुपए पर रखना होगा अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस हैं, और 55 के नीचे अगर ये आ जाता है तब डेफिनेटली कुछ कमजोरी के संकेत दिखेंगे, तब एग्जिट करने की राय है, अन्यथा बने रहें और उछाल में स्टॉक से निकल जाने का प्रयास करें। ओके, उछाल में करें बिकवाली, जेके टायर से ये है राय कुणाल जी की तरफ से। आज कुणाल जी और किरण जी ज़्यादा चमक रहे हैं कि लेटर का दिन है। दोनों की शर्ट देखिए आप, जरा सबको विंडो में एक बार दिखा दीजिए, एकदम मंगलवार की ब्राइट मॉर्निंग कुणाल जी और किरण जी दोनों के पास दिख रहे हैं। हम तो एकदम उनके सामने बड़े डल डल से दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए आपकी चमक सब पर फैले।